हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? देखो बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटर। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ा था स्फेरिकल कैपेसिटर। उसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या है, सिंगल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफैराड। क्या कोई ऐसा कैपेसिटर हो सकता है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी हो? 1 माइक्रोफैराड। देखते हैं। ठीक है, तो सी क्या था आपके पास? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। सी की वैल्यू क्या है बेटा आपकी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। ठीक है, अब मान लिया कैपेसिटेंस कितनी? 1 माइक्रोफैराड। कैपेसिटेंस कितनी दे रहा? 1 फैराड है। द कैपेसिटेंस 1 फैराड। 1 फैराड कैपेसिटेंस कितनी? 1 फैराड। एंड तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन में 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। ठीक है, तो पुट करो तो सी की वैल्यू 1 फैराड, 1 अपॉन 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू रेडियस आर। इसको स्मॉल आर लिख देते थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो एक ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी हो? 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। एक ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी हो? 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 मीटर। तभी उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो सकती है? 1 माइक्रोफैराड। अब अर्थ पे देखते हैं, अर्थ की रेडियस कितनी हो सकती है? 6.4 10 टू द पावर 6 मीटर। दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। आप यहाँ पे आप लोग r बाई आर। r कितना है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 6.4 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो इसको पॉइंट को हटा लूं मैं एक बार, तो ये बना 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 64 इंटू 10 टू द पावर 5। अरे पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे 10 आ जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो ये बना आपके पास 9 अपॉन 64 10 टू द पावर 9 माइनस 5। तो ये आया आपके पास 9 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 64। मतलब ये आया 9 इसके साथ 4 0 डिवाइड बाई 64। इनको डिवाइड करो एक बार, किसको कट रहा है ये? तो ये शायद करके देख लो एक बार कितना आ रहा है आपका। 64 पे 1 पे जाएगा 0 6 और ये 8 में से 6 गया 2 0। ठीक है, कितने पे जा रहा है आपके पास? ये 4 पे चला जाएगा। 4 0 0 4 चौक 16 4 छिक 24 नहीं जा रहा ये लगभग इस पे तो ना। अरे ये 6 आएगा ना, 6 और ये 2, तो ये 4 पे चला जाएगा। 4 चौकी 16 4 छिक 24 और 2 26। अरे भाई सही बोल रही हूँ, 25। 10 में से 6 गया 4। ठीक है, अब जीरो निकाल लिए कि जीरो और उतार लिया आपने, तो नहीं जाने की जीरो, एक जीरो और उतार लो, तो लगभग आपके पास ये कितना जाएगा आपके पास? अब ये 4 0 ये वाले जीरो फिर देखो कितने पे जा रहा है? ये 6 6 35 6 36 पे चला जाएगा ये, तो आपके पास 6 24 6 36 और 2 38, तो लगभग 1406। ठीक है, मतलब कि जब ये r जो है कितनी हो? 1406 टाइम हो किसकी? रेडियस ऑफ द अर्थ की। लगभग कितनी हो रेडियस ऑफ द अर्थ की? कितनी हो? 1406 टाइम होगी। मतलब लगभग अप्रोक्सीमेट लिख दूं, अप्रोक्सीमेटली 1400 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, मतलब एक ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस अर्थ के स्फीयर से कितनी हो? अर्थ से भी 1400 ज्यादा बड़ी हो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऑन द अर्थ, विच इज नॉट पॉसिबल। तभी उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो सकती है? 1 फैराड। तो एक ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस अर्थ की रेडियस से कितनी हो? 1400 टाइम्स, या मैं कहूं जिसकी रेडियस 9 मीटर होगी, तभी आपके पास कैपेसिटेंस कितनी होगी? 1 फैराड। और अर्थ का पे ज्यादा से ज्यादा अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर ही हो सकती है, और उससे भी अर्थ से भी ज्यादा कितनी? 1400 टाइम्स ज्यादा, तो ओके आपका पॉसिबल नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली जो है 1 फैराड कैपेसिटेंस इज नॉट पॉसिबल। इट मींस प्रैक्टिकली 1 फैराड कैपेसिटेंस इज नॉट पॉसिबल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखिए, ये लिख लिया, जल्दी से लिख लीजिए बेटा, ड्रॉप करके इसको पॉज करके।
क्वेश्चन, ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस 3 mm, स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस 3 mm, a spherical drop of radius 3 mm and carried as per minus 12 coulomb of charge, radius 3 mm and carrying 10 raised to the power minus 12 coulomb charge, as per minus 12 coulomb charge are combined to form a single drop, are combined to form a single drop, find the capacitance and potential of the bigger drop, find the capacitance and potential of the single drop, bigger drop, ठीक है। तो एक स्फेरिकल ड्रॉप है स्मॉलर, उसकी रेडियस कितनी है 3 mm, चार्ज कितना है 10⁻⁻12 कूलम। तो आपको कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप निकालनी है एंड पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, फाइंड द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो देखिए निकालते हैं। जब भी मैंने ऐसा एक कंसेप्ट पीछे भी बताया था, जब ऐसे ड्रॉप्स का कंसेप्ट आए तो एक कंसेप्ट लगाया करो, वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप्स बराबर होगा n टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप्स। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, volume of bigger drop is equals to the n times the volume of smaller drop, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बिगर ड्रॉप की रेडियस क्या मान लिया आपने r बिगर, और जो स्मॉलर ड्रॉप है उसकी रेडियस मान लिया आपने स्मॉलर, ठीक है। तो n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, ये इससे कैंसिल, तो आर क्यूब इज इक्वल टू n इंटू आर क्यूब, ठीक है। तो आर क्यूब, आर किसके बराबर हो गया n की पावर 1/3 इंटू में r। तो कह रहे स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस 3 mm एंड कैरिंग द चार्ज ऑफ 10⁻⁻12 कूलम, ठीक है, टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, स्फेरिकल ड्रॉप 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स आएगा, 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 3 mm कैरिंग टू फॉर्म ए चार्ज सिंगल ड्रॉप। एक 27 स्मॉल कितनी है 27 है, ठीक है, जिनकी एज की रेडियस कितनी है 27 स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ईच रेडियस, हर एक की रेडियस कितनी है आपकी 3 mm, वो मिलके क्या बना रही बिगर ड्रॉप। तो n की वैल्यू कितनी है 27 की पावर 1/3 इंटू 3 mm, मतलब 10⁻⁻3, ठीक है। r कितना दे रखा स्मॉल r 3 mm, तो 27 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 1/3 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻3, 3 से 3 कैंसिल, तो r कितना हो जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁻3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या पूछा है पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या होगी 4πε0 इंटू r, तो c 4 की वैल्यू कितनी है 4πε0 की 9 इंटू 10⁻⁹, और r भी कितना आया 9 इंटू 10⁻⁻3, इसको सोल्व कर लो, 9 से 9 कैंसिल, तो क्या बना 10⁻³ इंटू 10⁻⁻9, तो कितना आ गया 10⁻12 कूलम फैराड, ठीक है, फैराड, या मैं ये कह सकती हूँ पिको फैराड, 1 पिको फैराड, 10⁻12 का मतलब क्या होता है पिको फैराड। तो कैपेसिटेंस कितनी आ गई बिगर ड्रॉप की, ये बिगर ड्रॉप की कैपेसिटेंस है, किसकी है ये बिगर की रेडियस कितनी है आपकी r, कैपिटल R, तो कैपिटल R की वैल्यू ये आ चुकी, ये मैंने यहाँ पुट कर दी, 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 1/9 पुट करा, सोल्व करा, तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो बिगर ड्रॉप की कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी 1 फैराड, ठीक है। लिख लीजिए बेटा इतना जल्दी से, जल्दी लिखो पॉज करके।
पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल लिख लेंगे। पोटेंशियल देखिए आर कितना है आपके पास, आर में लिख देती हूँ यहाँ पे 9 इंटू 10⁻³ मीटर। तो क्यू क्या होता है CV, तो सी पता है, वी क्या हो जाएगा Q/V, Q/V, ठीक है। तो बिगर ड्रॉप के लिए बात करेंगे तो कैपिटल Q/V, और कैपिटल Q किसके बराबर है 27 टाइम्स ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, क्योंकि स्मॉल ड्रॉप से तो मिलके बना हुआ है ना वो, क्या बन जाएगा 27 Q/V, और एक पे चार्ज कितना दे रखा स्मॉल q 10⁻⁻12, कितना बन जाएगा 27 इंटू 10⁻⁻12 पोटेंशियल, ठीक है। Q/C होता है बेटा ये Q/C, और C कितना दे रखा आपको 1 पिकोफैराड, मतलब 10⁻12, 1 पिकोफैराड मतलब 10⁻12, तो ये इससे कैंसिल, कितना आ जाएगा 27 वोल्ट। तो बिगर ड्रॉप की पोटेंशियल कितनी आ जाएगी 27 वोल्ट के बराबर, समझ आ गया। तो ये जब ड्रॉप वाले क्वेश्चन पूछे उसमें एक याद रखा करो, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप बराबर होगा n टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप। अब उसके अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन क्वेश्चन में बनती है, जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या कर लो, सोल्व कर। हो गया बेटा, क्लियर। अब देखो हटा दो इसको इतना में। अब बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, फिर बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल स्फेरिकल तो पढ़ चुके हैं ना, प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो देखो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पे सरफेस पे चार्ज कैसा है पॉजिटिव, और यहाँ पे चार्ज कैसे, ये चार्ज हमेशा अंदर दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं वो बता देते हैं। देखो इस प्लेट पे सारी जगह चार्ज है, इस प्लेट पे, ये प्लेट है, इस पे चार्ज कैसा है पॉजिटिव, ठीक है, इसके पे चार्ज कैसा है नेगेटिव, तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन के कारण ये सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए जनरली जब प्लेट पे आप चार्ज देखोगे तो वो यहाँ दिखाता है कि इस सरफेस पे चार्ज कैसा है पॉजिटिव, और इस सरफेस पे चार्ज कैसा आ गया आपका नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो ये सारा पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, अंदर वाली सरफेस पे, ठीक है, प्लेट के सरफेस पे चार्ज। तो एक पे चार्ज कैसा पॉजिटिव, दूसरे पे चार्ज कैसा आपका नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, जब एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, एक की माइनस सिग्मा, या ये प्लस क्यू और ये वाला कैसा आपका माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई क्या है आपके पास, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गई, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डी बी द थिकनेस बिटवीन द प्लेट्स, डी क्या है आपके पास, डी बी द थिकनेस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो वी क्या होता है, ईडी के बराबर, तो V इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यही कहा था मैंने, V निकाल लो, या फिर E पता है डायरेक्ट तो E से निकाल लो, या फिर V इस फॉर्मूले से क्या निकाल लो, V निकाल लो। अब क्या निकाल लो, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई V, Q बाई V की वैल्यू पुट कर दो, क्यू डी इंटू एप्सिलॉन नॉट ए, ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल, तो कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो ये यहाँ से समझ आ रहा है क्या, इसी फार्मूले में Q और V आया, इस फार्मूले में कहीं भी नहीं आया ना। और अभी मैंने जो फॉर्मूला करा था स्फेरिकल कैपेसिटर का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसमें कहीं पे Q या V आया, नहीं आया ना। तो इसलिए मैंने जो पहला कंसेप्ट समझाया था कि कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन शेप और साइज पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो इस फॉर्मूले में कहीं भी Q और V नहीं है ना, इसलिए कैपेसिटी ऑफ द, मैथमेटिकली भी समझो, बाकी मैंने वहां समझा दिया था डिटेल में कि कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर किस पे डिपेंड करेगी, थिकनेस, डायमेंशन, एरिया पे, डिस्टेंस, मीडियम मतलब एप्सिलॉन नॉट, शेप, साइज और मीडियम पे कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड करती है। देखो एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, तो शेप, साइज और मीडियम पे डिपेंड करती है,
लेकिन Q और V पोटेंशियल और चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये आ गई कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। ए बी द एरिया ऑफ द प्लेट, डी बी द थिकनेस, एप्सिलॉन नॉट वी बी द मीडियम। लिखिए एक बार फटाफट जल्दी से, ये लिख लेना। लेट अस कंसीडर द प्लेट, वन हैव द चार्ज पॉजिटिव, वन हैव द अनदर चार्ज, दिस इज मेड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो थ्योरी में। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। उसको लिख के फिर इसको प्रूव करके लिख दो। ठीक है, लिख लिया सबने? ये एग्जाम में ध्यान रखना सारे, जब भी कोई डेरिवेशन करते हो तो उसको बॉक्स में लिखो, फिर नीचे लिखो एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है, परमिटिविटी, ए क्या बताता है, एरिया ऑफ द प्लेट, डी क्या है आपकी थिकनेस, डी क्या आपकी थिकनेस ऑफ द प्लेट। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया? हाँ जी वही लिख लिया। उसके बाद देखो प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर या प्रिंसिपल ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सारे कैपेसिटर इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो प्रिंसिपल सारे कैपेसिटर इसी पे काम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहो या कोई भी कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। लेट अस कंसीडर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये एक प्लेट ले लिया आपने, ये क्या ले ली, प्लेट ले ली। इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। ये एक प्लेट है जिस पे चार्ज मान लिया कैसा आपका, पॉजिटिव। इसके दोनों सरफेसेस। अब आपने ये एक ए प्लेट थी, ठीक है, अब आपने क्या करा, एक दूसरी प्लेट रखी बी, अनचार्ज्ड। ये कैसी प्लेट थी, अनचार्ज्ड। इसका पोटेंशियल मान लिया, मैं एग्जांपल के लिए कह देती हूँ अभी कितना 100 है। जब ये बी प्लेट नहीं रखी है तब ए प्लेट का पोटेंशियल कितना आपका 100। जब जैसे ही आप अनचार्ज प्लेट को रखेंगे तो इंडक्शन के कारण इसके इस सरफेस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसके इस सरफेस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, समझ आ गया आपके पास? तो ये क्या बना आपके पास, ये नेगेटिव मान लिया कितना आया आपके पास 60 और ये कितना आया आपका 40। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल क्या बनी, 100 माइनस 60 प्लस 40। तो मतलब ये जो 60 जो है, ये जो 60 आया ये इसके पोटेंशियल को कम कर रहा है, क्योंकि V क्या होता है, Q बाई R, और R के साथ पोटेंशियल क्या होगी, चेंज होगी। तो ये जो माइनस वाला जो वैल्यू है ये इस प्लेट A के नजदीक है। नेगेटिव चार्ज जो है प्लेट, नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट B नियर टू प्लेट A, नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट B नियर टू प्लेट B, इसके कंपेयर में ज्यादा नजदीक है। ठीक है, तो देखो ये नेगेटिव तो क्या करेगा, इस प्लेट A के पोटेंशियल को घटाएगा, और पॉजिटिव क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा। देखो कैसे लिखोगे, लेट अस कंसीडर ए प्लेट A व्हिच हैव द चार्ज प्लस Q, कोई भी चार्ज मान लिया। ठीक है, नाउ वी टेक द अनदर प्लेट, लिख लो ये, लेट अस कंसीडर द प्लेट A, मैं बोल रही हूँ लिख लो, लेट अस कंसीडर द प्लेट A व्हिच हैव द चार्ज Q। Now we take another plate. Now we take another plate which have the charge which is uncharged. Which is uncharged. Now due to the induction. Now due to the induction. लिख लेना जो मैं बोल रही हूँ. Now due to the induction, plate A, plate B, one surface acquire the negative charge. Now due to the induction, one surface of plate B acquire the negative charge and another surface acquire the positive charge, and another surface due to the induction, one surface of the plate B acquire negative charge and other surface acquire negative charge.
acquire the negative positive charge. ठीक है. Now negative charge decrease the potential of plate A and positive charge increase the potential of B. ठीक है. But negative charge more closer to plate A than positive charge on B. ठीक है. The negative charge more closer to plate A. The negative charge on plate A लिख लो. On plate B more closer to plate A than positive charge on B. So overall potential decreases. अब देखो चार्ज तो वही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में चार्ज तो फॉलो कर रहा है, तो C क्या होता है Q बाई V. तो चार्ज सेम है. यहाँ पे मैं चार्ज को चेंज नहीं कर रही, चार्ज सेम है क्योंकि इंडक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन में चार्ज को फॉलो करेगा. तो चार्ज सेम है, तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? V के. Q क्या है आपका? सेम है. Q को चेंज नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पे. ठीक है. तो जब V क्या होगा? डिक्रीज होगा. V डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगी? इंक्रीज. जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगी? इंक्रीज. तो मैंने कहा सो ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीजेस. पोटेंशियल क्या होगी? डिक्रीज. सो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज. कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज. लिखेंगे सो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस. कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीजेस. अब जो मैंने थ्योरी में लिखा इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ. मैंने कहा कि लेट अस कंसीडर द प्लेट ए. ये एक प्लेट ए ली, एक प्लेट बी ली. बी अनचार्ज्ड है, तो इंडक्शन के कारण बी के एक सरफेस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव. और दूसरे सरफेस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? आपका पॉजिटिव आ जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट इतना? तो देखो ये नेगेटिव V क्या होता है? KQ बाई R, यही तो होता है. तो R ज्यादा होगा तो V कम होगा, और R कम होगा तो V ज्यादा होगा. तो देखो ये जो नेगेटिव प्लेट इसके इस चार्ज से नजदीक है ना, तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा, नेगेटिव में होगा वो, और यहाँ पे थोड़ा क्या होगा? कम होगा. मैंने एग्जांपल के लिए मान लिया लेट कि इसका पोटेंशियल कितना था? 100 था. तो इस नेगेटिव के कारण ये पोटेंशियल कितना हुआ? 60, और ये पॉजिटिव के कारण ये वाला पोटेंशियल कितना होगा? 40. तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या मिला? 100 माइनस 60. ठीक है. और ये कितना बना आपके पास? तो ये नेगेटिव जो होगा, ये जो नेगेटिव है आपके पास, ये इसके पोटेंशियल को क्या करेगा? कम करेगा, इसके पोटेंशियल को घटा देगा. तो क्या बचा? 100 माइनस 60 कितना बचा आपके पास? 40. ठीक है. प्लस 40. अरे ये 140 माइनस 60 कह दूं मैं, तो कितना बचा? 80. तो पहले पोटेंशियल कितना था? 100 था. अब पोटेंशियल कितना बचा? 80. मतलब ओवरऑल पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज. ओवरऑल पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज. जब चार्ज सेम है, जब चार्ज क्या है? सेम. देखो मैंने कहा था जब चार्ज को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, तब C कैपेसिटेंस सेम रहेगा. ठीक है. इस बात में कंफ्यूज मत होना. मैंने कहा था कैपेसिटेंस जो है Q और V पे डिपेंड नहीं करती. बिल्कुल सही बात कही थी. मैंने कहा था जिस रेशो में चार्ज बढ़ेगा उसी रेशो में पोटेंशियल भी बढ़ेगा. लेकिन मैं यहाँ पे चार्ज को सेम रख रही हूँ. चार्ज क्या है? सेम. चार्ज में चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये Q चार्ज था तो उतना ही Q चार्ज यहाँ नेगेटिव में और पॉजिटिव में प्रोड्यूस हो गया. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो सेम ही है टोटल. ठीक है. तो जब मैंने कहा Q सेम है तो कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के. तब क्या होगा? जब Q सेम होगा, जब Q सेम होगा, ध्यान रखना, जब Q में चेंज नहीं हो रहा, तब जब V को डिक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज. और V को इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज. अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? ओवरऑल पोटेंशियल इज डिक्रीजेस. पोटेंशियल डिक्रीज होगी तो मतलब कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी.
कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज होती। जितनी पोटेंशियल डिक्रीज होगी कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर क्या होती जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, जैसे एक बाल्टी है उसमें पानी 10 लीटर डाल सकते हो, अब उसमें छोटा सा लीकेज कर दिया तो उस होल के थ्रू पानी निकलता रहेगा, तुम ऊपर से डालते रहो तो उसके ऊपर से क्या कर रहे हो आप लोग, उसकी कैपेसिटी क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आया कि जब V को डिक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज करनी होगी तो हमें पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, उसका डिक्रीज। जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और देखिए इसी को आगे अगर मैं फर्दर सेकंड स्टेज में, ये लिख लिया सबने, जल्दी कर लो, पॉज करके लिख लो, इधर से लिख लिया होगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं ऐसे करूं अगले स्टेप में कि मान लिया ये एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट है ए, ये बी का ऊपर सरफेस, इस सरफेस पे चार्ज कैसा आया था आपका बी के, नेगेटिव, और इस सरफेस पे चार्ज कैसा था आपका, पॉजिटिव। अब आपने इसको अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने का मतलब इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और इसके सारे चार्जेस को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज अर्थ से। मतलब कि मैंने पीछे भी समझाया था, इंड्यूस चार्ज जब समझाया कि अर्थिंग मतलब उस सरफेस का पोटेंशियल जीरो। अर्थिंग मतलब इस सरफेस का पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। जिस सरफेस को अर्थ कर दोगे उस सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या बचा आपके पास, यहाँ पे ये 100 था और यहाँ पे कितना था, -60। अब पोटेंशियल कितना बचा, 100 - 60, क्योंकि यहाँ तो जीरो हो गया। क्या बचा, 100 - 60 कितना बचा, 40। तो अर्थिंग कर देंगे तो और पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। तो क्या करा, व्हेन वी डू द अर्थिंग, लिखो व्हेन वी डू द अर्थिंग देन पोटेंशियल ऑफ this surface become zero. When we do the earthing, then potential of this surface become zero. Then only negative charge on the surface B, on the plate B. Then only negative charge, लिखो due to the earthing, फिर से बोलती हूँ मैं, due to the earthing, लिख लेना, मैं बोल रही हूँ जो, due to the earthing potential of this surface is zero. Then only negative charge is present on the plate B, on the inner surface. Then only negative charge is present on the plate B on the inner surface. Then due to this negative charge potential is more decreases. ये नेगेटिव चार्ज ही बचा, तो ये पॉजिटिव जो इसकी पोटेंशियल को बढ़ा रहा था तो खत्म हो गया, तो सिर्फ कैसा चार्ज बचा, नेगेटिव। तो इसलिए नेगेटिव क्या करेगा, इसकी पोटेंशियल को और कम कर देगा। ये मैंने एग्जांपल ले रखे 100 और 60 कुछ भी हो सकता है, मैंने समझाने के लिए ऐसे कोई एग्जांपल मान लिया। ठीक है, तो आप इसमें फिर ये तो जीरो हो गया, ये कितना बचा, 60, 100 - 60 60। तो यहाँ पे तो कितना था, 80। पोटेंशियल कुछ डिक्रीज हुआ, यहाँ पे और पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। तो जितनी पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे कैपेसिटेंस उतनी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे लिखेंगे इन दैट केस मोर पोटेंशियल इज डिक्रीजेस। इन दैट केस मोर पोटेंशियल is decreases and capacitance of the capacity of the capacitance increases of the capacitor increases, capacity of the capacitor is increases। तो यही क्या था आपका प्रिंसिपल था कि जब भी हमें किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ानी होगी सेम चार्ज के लिए, तो हम उसकी पोटेंशियल को क्या कर देंगे, डिक्रीज। पोटेंशियल को डिक्रीज कर देंगे तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर या प्रिंसिपल ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सारे कैपेसिटर इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। लिखो जल्दी से, और इसको पॉज करके लिख लिया सभी ने, समझ आ गया होगा सबका। सिंपली कुछ नहीं बेटा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया आपने, एक बार आपने सिंपली ये सिचुएशन दिखाई, तो यहाँ से समझ आ गई कुछ पोटेंशियल डिक्रीज होगी। पोटेंशियल डिक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर हम लोग पोटेंशियल को डिक्रीज कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज। फर्दर जब हम अर्थिंग कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो उस सरफेस पे और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ आ गया सभी को इतना ये। अब देखो इस पे बेसिक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम लोग। लिखिए, देखिए न्यूमेरिकल देखिए। न्यूमेरिकल आपके पास कुछ इस तरीके का दे रखा है आपको। ये आपके पास दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट,
इसका एरिया ए है, ये आपके पास ये साइड ए है, ये साइड आपकी बी है। इसी तरह ये एक प्लेट और दे रखी है जिसकी ये साइड बी है और ये साइड क्या आपकी ए है, ठीक है। देन कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज, ऑप्शन ए दे रखा है आपका, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर बतानी है आपको। ऑप्शन ए दे रखा है एप्सिलॉन नॉट BC बाई ए, BC बाई ए, एप्सिलॉन नॉट AB बाई C, AB बाई C। ऑप्शन सी दे रखा है आपको, ये C इनके बीच की डिस्टेंस है दोनों के, यहां से ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये B है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से यहां तक की, इस प्लेट से इस प्लेट तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो C दे रखी है। अरे ये डिस्टेंस C दे रखी है, समझ आ गया? उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको? C दे रखी है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट AB बाई C, एप्सिलॉन नॉट AC बाई C, AC बाई C, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई C, एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई C। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ मुझे, सोचो 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाए, 2 सेकंड के लिए सोचो। देखो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ए फॉर्मूला था ना। ए क्या था? एरिया, पाई आर स्क्वायर। ए क्या होता है? एरिया। तो देखो C एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या होगा? प्लेट्स का A इंटू बी। डी क्या था? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, तो क्या बन जाएगा? C। तो क्या आंसर सही होगा? एप्सिलॉन नॉट AB बाई C, एप्सिलॉन नॉट AB बाई C, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है ऐसे क्वेश्चंस में। समझ आया ये क्वेश्चन सबको? लिखो जल्दी से, एक बार पॉज करके लिख लो बेटा जल्दी से। देखिए बेटा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए। कैन वी गिव ए इनफाइनाइट चार्ज टू द कंडक्टर। देखो मैं क्या कह रही थी आपसे कि एक कंडक्टर है, ठीक है। जब हम किसी बैटरी को इससे लगाते हैं तो इस कंडक्टर में मोर एंड मोर चार्जेस इंक्रीज होते जाएंगे। जितनी हम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएंगे उतने मोर एंड मोर चार्ज क्या हो जाएंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। तो क्या हम किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करना, मतलब कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करना, एनर्जी को स्टोर करना, क्या हम किसी कैपेसिटर में इनफाइनाइट एनर्जी स्टोर कर सकते हैं? मतलब कि हम चार्ज इनफाइनाइट दे सकते हैं, क्योंकि जितना चार्ज होगा उतनी पोटेंशियल ज्यादा इंक्रीज होगी। क्या हम किसी भी कैपेसिटर को इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हैं? ठीक है, तो आंसर है नो, आंसर आपका नो। कैन वी गिव इनफाइनाइट चार्ज टू द कंडक्टर। हम एक लिमिट तक ही किसी कंडक्टर को क्या दे सकते हैं? चार्ज दे सकते हैं। जैसे एक बकेट है, उसमें आप उसकी लिमिट है कि 10 लीटर तक पानी भर सकते हैं। उसकी एक लिमिट है कि आप उसमें 10 लीटर तक पानी भर सकते हैं। 10 लीटर के बाद भरोगे तो सारा कहाँ फैलता जाएगा? नीचे फर्श पे जाता रहेगा, बाहर निकलता रहेगा। तो आप उसमें एक लिमिट तक ही पानी भर सकते हो, मतलब एक लिमिट तक ही चार्ज भर सकते हो ना आप उस बकेट के अंदर। अगर उससे ज्यादा चार्ज भरोगे तो क्या होगा? एक बकेट में 10 लीटर पानी है तो 10 लीटर तो ठीक है भर जाएगी। 10 लीटर से अगला एक गिलास भी ज्यादा डालोगे तो सारा नीचे जाएगा, फर्श पे नीचे जमीन में बहता चला जाएगा। तो इसमें भी कुछ ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि हम एक कंडक्टर को लिमिट तक चार्ज दे सकते हैं। अगर उससे ज्यादा देंगे तो लीकेज हो जाएगा वो चार्ज, लेकिन उस कंडक्टर पे चार्ज हमेशा उतना ही रहेगा। देखो मैं इसको समझाती हूँ, बस लिखिए एक बार इस चीज को। क्या कह रहा है? कैन वी गिव द इनफाइनाइट चार्ज। ये इनफाइनाइट मैंने बना दिया, ये वर्ड लिखो तो लिख लो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज टू द कंडक्टर। तो कह रहे हैं नो वी कैन नॉट गिव द इनफाइनाइट चार्ज टू द कंडक्टर। व्हेन चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस। जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसकी पोटेंशियल क्या हो जाती है? इंक्रीज। जैसे एक कंडक्टर है, जब इसके हम चार्जेस देंगे, मान लीजिए कुछ चार्जेस हैं, अब हम इसके ऊपर चार्जेस बढ़ा रहे हैं, हमने और चार्ज दिया, ठीक है। तो जितना ज्यादा चार्ज देंगे तो पोटेंशियल भी क्या होगी? इंक्रीज। ये पहले ही समझा चुके, चार्ज इंक्रीज तो पोटेंशियल क्या होगी? इंक्रीज, ठीक है। व्हेन यू गिव ए कंडक्टर, व्हेन चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस। पोटेंशियल इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज, क्योंकि V क्या होता है? ET। जब पोटेंशियल इंक्रीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज। ऑन द सरफेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस, ऑन द सरफेस, सरफेस के देखो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस इन द एटम ऑफ द मीडियम एक्सपीरियंस द फोर्स। इस इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, देखो ये एक कंडक्टर में छोटा बना देती हूँ यहाँ पे, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, आप इसको मैक्सिमम चार्ज दे रहे हो, आप इस पे चार्ज बढ़ाए जा रहे हो, आप इसके ऊपर चार्ज क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। मान लिया इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज कितना आया, आपने 10,000 चार्ज दे दिया, कितना चार्ज दे दिया आपने, 10,000 चार्ज इसको दे दिया। जैसे 10,000 से ज्यादा हुए तो देखो चार्ज बढ़ रहा था, तो इसके ऊपर देखो जैसे जैसे ये चार्जेस इंक्रीज हो रहे थे यहाँ पे, तो पोटेंशियल भी बढ़ रही थी, मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही थी, बोलो बढ़ रही थी या नहीं। अब यहाँ पे आसपास क्या है, इन्वायरमेंट, एयर मॉलिक्यूल है। अब ये चार्जेस ये सरफेस पे रहते हैं कंडक्टर के अंदर, जैसे मैंने कहा कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज रखो वो सरफेस पे आ जाएगा, लेकिन वो आगे बाहर क्यों नहीं जाता, क्योंकि बाहर क्या, एयर क्या, इंसुलेटर, एयर क्या आपका इंसुलेटर। तो ये सारे चार्जेस इस सरफेस पे ही रहेंगे, ये सारे चार्जेस किस पे रहेंगे, इन द सरफेस पे, ठीक है। तो और बाहर नहीं जा पाएंगे, बाहर क्या, एयर मॉलिक्यूल्स, बाहर क्या, एयर मॉलिक्यूल, इंसुलेटर, ये सारे एयर मॉलिक्यूल है, एयर मॉलिक्यूल। और एयर क्या होती है, इंसुलेटर होती है। जब हमने इसमें मैक्सिमम चार्ज 10,000 तक जा सकते हैं, जब हमने इसको और ज्यादा चार्ज दिया 10,000 से ज्यादा, तो क्या होगा कि ये एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो जैसे जितना ज्यादा चार्ज दोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी था और पॉजिटिव चार्ज था एयर मॉलिक्यूल में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस, देखो पहले तो सिर्फ ये इतने चार्जेस थे ऐसे ऐसे, तब ये एयर मॉलिक्यूल्स थे, तो एयर मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट बहुत कम था। अब इसी रीजन में बहुत ज्यादा चार्ज आ गया, एक्सेस में चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाएगा इस एयर मॉलिक्यूल के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये इस एयर मॉलिक्यूल में क्या आपके इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितना भी एक्सेस ऑफ चार्ज दोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके आ जाएगा इस सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन जब इस सरफेस पे आएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन जब इस सरफेस पे आएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज। और ज्यादा चार्ज डालोगे और इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे आपके पास, तो जितना एक्सेस ऑफ चार्ज डालो वो लीकेज होके कहाँ चला जाएगा, इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन इस पे चार्ज क्या रहेगा, उतना ही 10,000 ही रहेगा, वो नहीं यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो इसी लैंग्वेज को मैंने इसी वर्ड को लैंग्वेज में लिखा है, क्या लिखा है, when charge is given to a conductor its potential increases as well as electric field on the surface, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगी, ऑन द सरफेस पे क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस इन द एटम ऑफ द मीडियम, ठीक है, चार्जेस इन द एटम ऑफ द मीडियम एक्सपीरियंस द फोर्स, ये चार्जेस जो है वो फोर्स क्या करेंगे आपके, एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। व्हेन दिस फोर्स क्रॉस द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जैसे ये फोर्स डाइलेक्ट्रिक, जैसे एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है आपकी, एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 3 × 10⁶, ठीक है, मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। वैक्यूम के लिए इनफाइनाइट होती है, अभी लिखवाया था पिछले जो वीडियो लेक्चर समझाया था मैंने, डाइलेक्ट्रिक का जो वीडियो लेक्चर समझाया था उसमें बताया था मैंने, वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट, लेकिन एयर के लिए कितनी होती है 3 × 10⁶, जैसे एयर मॉलिक्यूल की बात करिए, वैक्यूम में तो इनफाइनाइट चार्ज, कैपेसिटर की कैपेसिटी हम इनफाइनाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो एयर के लिए कितने 3 × 10⁶, मतलब 3 × 10⁶ से ज्यादा जैसे ही चार्ज आएगा कैपेसिटर के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एयर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे वहां पे, ब्रेक, एयर मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस पे खींच लेंगे वो, तो जितना चार्ज बढ़ाए उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जितना चार्ज बढ़ाओ उतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो चार्ज बढ़ाते ही एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव चार्ज से मिलेगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। तो वो यही कह रहा है, व्हेन दिस फोर्स क्रॉस द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ द एयर मॉलिक्यूल आयोनाइज, तो एयर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे आपके, आयोनाइज हो जाएंगे। जैसे ये फोर्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्रॉस करेगा तो एयर मॉलिक्यूल दे गेट आयोनाइज एंड एक्सेस ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर न्यूट्रलाइज, तो कंडक्टर के ऊपर जो एक्सेस ऑफ चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रलाइज। इन दिस वे व्हाटएवर बी द चार्ज गिव टू द कंडक्टर लीव आउट इन द मीडियम, जितना भी एक्सेस ऑफ चार्ज दोगे वो मीडियम में चला जाएगा आपके पास, देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन पोटेंशियल और एनर्जी, ठीक है। सो देयर इज द लिमिट फॉर द चार्जिंग, किसी लिमिट तक ही हम कंडक्टर को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। एक बार लिखो, फिर मैं दोबारा से समझा देती हूँ। लिख लिया सबने ये,
हटा दो एक बार। तो ये कह रहा है कि हम किसी कंडक्टर को एक लिमिट तक ही क्या दे सकते हैं, एक्सेस ऑफ चार्ज दे सकते हैं। हम किसी कंडक्टर को किसी लिमिट तक ही चार्ज दे सकते हैं। कैसे, देखो वो ये कह रहा है, फिर से समझाती हूँ। ये एक कंडक्टर है, ठीक है, आपके पास इस पे मान लिया कुछ चार्जेस हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे। अब मान लिया तुमने इसको और चार्जेस दिए, जैसे एयर मॉलिक्यूल की बात करो 3 × 10⁻⁶ होता है आपके पास, ठीक है। तो मान लिया आपने यहाँ पे 10⁻⁶ से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ पे, तो यहाँ 10⁻⁶ तक ये चार्जेस को स्टोर कर सकता था ये कंडक्टर। इस कंडक्टर के सरफेस में कितने चार्जेस हो सकते थे, 10⁻⁶। तो जितने ज्यादा चार्जेस दोगे उतनी क्लाउडिंग बढ़ जाएगी ऑन द सरफेस। ये सारे चार्जेस ऑन द सरफेस स्टेशनरी रहेंगे मैक्सिमम में, ऐसे मैक्सिमम बढ़ती चली जाएगी जितने ज्यादा चार्जेस दोगे आप लोग। अब मान लीजिए इसकी लिमिट है कि आप 10⁻⁶ से ज्यादा चार्जेस नहीं दे सकते। 10⁻⁶ से ज्यादा इस सरफेस को आप चार्ज नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने 10⁻⁶ से ज्यादा अगर एक भी चार्ज दिया तो क्या होंगे, क्योंकि आसपास में क्या एयर मॉलिक्यूल्स, आसपास में क्या एयर मॉलिक्यूल्स, तो ये एयर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो जब पहले आपने थोड़ा कम चार्ज दिया, जब आपने थोड़ा कम चार्ज दिया तो इस एयर मॉलिक्यूल के पास कोई 1-2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी, तो ये आयोनाइज नहीं हो रहा था, ये अपने बॉन्ड को नहीं तोड़ रहा था एयर मॉलिक्यूल। एयर का इंसुलेटर है, ठीक है, लेकिन जब आपने एक्सेस ऑफ चार्ज दे दिया तो देखो इसी एयर, एक छोटे से एयर मॉलिक्यूल के लिए ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, और भी बहुत सारे चार्जेस हैं, और भी फील्ड लाइंस जाएंगी, तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस इस एयर मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाएंगी, मैक्सिमम ऑफ फील्ड लाइंस इस एयर मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाएंगी या नहीं लगाएंगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसका इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आ जाएगा। जैसे तुमने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आपने दिया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन से मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। और अगर आपने और एक इलेक्ट्रॉन दिया, इससे ज्यादा 10⁻⁶ + 1 मतलब 10,000, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये हो गए आपके पास इतने, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज दिया तो इतना, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, फिर से कितना हो गया, ये 10⁻⁶ ही हो गया, बोलो 10⁻⁶ ही हो गया ना ये। तो आपके पास जितना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो एयर मॉलिक्यूल उतने ही आयोनाइज हो जाएंगे आसपास में, और उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज बढ़ाओगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर आने लग जाएंगे, जितना चार्ज बढ़ाओगे उतने इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज बढ़ाया तो एक इलेक्ट्रॉन आया, तो ओवरऑल चार्ज ऑफ 10⁻⁶ ही रहना ऑन द कंडक्टर। तो हम एक लिमिट तक ही क्या कर सकते हैं, किसी कंडक्टर को चार्ज दे सकते हैं। अगर उससे ज्यादा चार्ज देंगे तो वहां पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, वहां पे आयोनाइज हो जाएंगे, और एयर मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन कंडक्टर पे आ जाएंगे जितने हम पॉजिटिव चार्ज देंगे। तो हम एक लिमिट तक ही क्या कर सकते हैं, किसी कंडक्टर को चार्ज हम लोग दे सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, समझ आ गया सबको? अरे समझ आ गया, नहीं आ गया? अब न्यूमेरिकल देखो एक बार, इसके बेस एक न्यूमेरिकल आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट्स, क्वेश्चन है, हटा दो, ये समझ आ गया होगा सबको। अब जो मैंने लिखवाया ये समझाने के लिए था आपके पास, वो मैं लिखवा चुकी। अब क्वेश्चन देखिए एक और, कह रहा है आपसे फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटेंस। एरिया निकालना है आपको, कैपेसिटेंस दे रहा है आपसे 1 फैराड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट, कैपेसिटेंस इज 1 फैराड इफ द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय 1 mm अपार्ट। प्लेट्स की डिस्टेंस कितनी दे रहा है, वो 1 mm, ठीक है, अपार्ट। thus shows 1 farad is extremely large। एरिया ऑफ द प्लेट्स निकालना, ठीक है। तो C क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एप्सिलॉन नॉट A by D। A क्या हो जाएगा, C into D by एप्सिलॉन नॉट। A C कितना है, 1 फैराड, D कितना है 1 mm, mm मतलब 10⁻³ मीटर, 10⁻³, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है सबको पता ही है, 8.85 10⁻⁻12, यही होता है ना एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 8.85 10⁻⁻12। तो पुट कर दो 8.85 10⁻⁻12।
इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका एरिया ऑफ द प्लेट आ जाएगा 1.1 10 to the power 8 मीटर स्क्वायर। 1.1 10 to the power 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वो मैं बार बार बता ही चुकी हूँ कि 1 फैराड कैपेसिटेंस पॉसिबल है नहीं है। क्या 1 फैराड कैपेसिटेंस आपकी पॉसिबल है या नहीं है? तो पहले इसको लिखिए फिर बताती हूँ। अगले क्वेश्चन में पूछा आपसे 10 shows that 1 फैराड कैपेसिटी इज एक्सट्रीमली लार्ज यूनिट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसमें भी शो करें, स्फेरिकल में तो शो कर दिया था, अब इसमें कह रहा है कि शो करे कि 1 फैराड कैपेसिटेंस इज लार्ज यूनिट। क्वेश्चन में पूछा shows that 1 फैराड कैपेसिटेंस इज वेरी लार्ज यूनिट। ये शो करना आप कैसे, तो कैपेसिटेंस 1 फैराड चाहिए आपको। ठीक है, कैपेसिटेंस 1 फैराड चाहिए तो आपके पास एरिया और डिस्टेंस को कितना रखेंगे। अगर कैपेसिटेंस आपकी कितनी है 1 फैराड तो इसको कितना रखे आपके पास। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कैपेसिटेंस 1 फैराड, तो कैसे बता सकते हो, देखो यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ अप्रोक्सीमेटली 110 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा इसको लगभग ये। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो एरिया ऑफ द प्लेट कितना आया 110 किलोमीटर स्क्वायर। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली ऐसे कह दूं आपके पास 1000 किलोमीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट मान ली समझने के लिए बस। अरे 110 किलोमीटर या 100 किलोमीटर स्क्वायर ऐसा कह सकते हो ना एरिया, मतलब कि एरिया ऑफ द स्क्वायर जब 100 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट मान लिया कि 110 था ना तो उसको अप्रोक्सीमेट 100 कह दिया। 110 को अप्रोक्सीमेट समझने के लिए क्या कह दिया मैंने 100 कह दिया समझने के लिए जस्ट। ठीक है, अब मतलब क्या है कि अगर 1 फैराड कैपेसिटेंस होगी तो एरिया ऑफ साइड ऑफ द प्लेट्स, साइड ऑफ द प्लेट कितनी होनी चाहिए 10। एक स्क्वायर प्लेट है आपके पास, ये ऐसे तो बनती है पैरेलल प्लेट, तो ये भी 10, ये भी कितनी होनी चाहिए 10, तभी एरिया कितना होगा आपके पास 100 मीटर स्क्वायर होगा, 100 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 10 किलोमीटर की एक स्क्वायर प्लेट बनानी पड़ेगी जिसकी साइड कितनी हो 10 हो, तब आपकी कैपेसिटी कितनी होगी 1 फैराड। मेरी बात नहीं समझे आप लोग, फिर से समझिए। वो ये कह रहा है कि shows that 1 फैराड कैपेसिटेंस इज नॉट पॉसिबल। स्फेरिकल में बात कर ली थी, अब पैरेलल में बात कर लेते। देखो अगर कैपेसिटेंस 1 फैराड होगी, मैंने उल्टा ले ली, ये 1 फैराड कैपेसिटेंस लेके एरिया कितना है 110 किलोमीटर। 1 फैराड कैपेसिटेंस लेके एरिया कितना है 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेट मैंने 100 कह दिया, मतलब कि अगर मैं एक स्क्वायर प्लेट लेती हूँ जिसकी साइड पैरेलल ही होगी ना सारी, तो आपके पास अगर आप मान लो एक प्लेट मानो जिसका एरिया कितना है 100 किलोमीटर, अरे ये एक प्लेट ले लो, ऐसे ले लो एक प्लेट। ठीक है, अगर इसका एरिया ये भी 10 हो, ये भी क्या हो आपके पास 10 और ये भी कितना हो 10, तो एक ऐसी स्क्वायर प्लेट हम कंसीडर करें जिसकी साइड कितनी हो 10 किलोमीटर, तब आपके पास कैपेसिटेंस कितना हो सकता है 1 फैराड। अगर हम एक ऐसी प्लेट अज्यूम करें जिसका साइड कितनी हो 10 किलोमीटर, तब आपकी कैपेसिटेंस कितनी हो सकती है 1 फैराड। और 10 किलोमीटर साइड की कोई प्लेट बनाना दैट इज नॉट पॉसिबल, बहुत ही डिफिकल्ट इम्प्रैक्टिकल बात है। इसलिए 1 फैराड कैपेसिटेंस इज वेरी लार्ज यूनिट जो जनरली यूज नहीं होती। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, पिको फैराड और माइक्रो फैराड जनरली क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, आज के लिए